हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्र है और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए हिंदी का छात्र हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया है और 2020 जून के यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हिंदी सब्जेक्ट्स में मैं 100 परसेंटाइल से पास हुआ हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कैसे करें और आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए और मेनली मैंने कैसे जो है वो ये पास किया या फिर मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जानते भी होंगे कि ये जो है वो यूजीसी नेट का पेपर जो है वो हर 6 महीने पे होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो सबके लिए समान रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो सेकंड पेपर है वो अपने अपने सब्जेक्ट का अलग अलग होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो हिंदी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ये जान लेना चाहिए कि हिंदी के लिए तैयारी कैसे शुरू करें या क्या करें। यदि चूँकि आप एमए के विद्यार्थी हैं तो आपसे ये उम्मीद तो की जाती है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होगा। फिर भी अगर आपकी बेसिक उतनी क्लियर नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले आप सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी का है उससे शुरू कर सकते हैं, जो एक बेसिक बुक मानी जाती है। और ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 चीज़ें जो है जिस बुक को आपको पढ़ना ही चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी का है, और पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और एक बुक जो है वो गोविंद पांडे की ऑप्शनल के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे। और चौथी चीज़, एक जो दृष्टि की बुक आई है नई, जो 2019 या 20 में लॉन्च हुई थी, हिंदी नेट जेआरएफ और अन्य विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए, वो भी आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। और सबसे पहले और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की उसमें होती है वो ये है कि जैसे हिंदी के विद्यार्थी क्या गलत करते हैं कि वो गोविंद पांडे उठाते हैं और वो पूरी पुस्तक पढ़ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस को देखना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कीजिए। 10 यूनिट है हिंदी सेकंड पेपर में, और 10 ही यूनिट जो है वो फर्स्ट पेपर में भी है। और हर यूनिट से मेनली जो है वो 3-4 या फिर एक निश्चित पैटर्न है। जैसे फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में एक पैटर्न है कि हर यूनिट से लगभग 5 सवाल वो पूछते हैं और ऐसे 50 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा ही हाल सेकंड में भी है। चूँकि 10 यूनिट है तो 10 यूनिट से तकरीबन 10-10 सवाल हर यूनिट से रहते हैं। तो ये चीज़ है। और मैं बता रहा था कि जैसे गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे की किताब जो है वो पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस देखिए बढ़िया से और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। कि जैसे फर्स्ट यूनिट में कोई ज़रूरी नहीं है कि सरस्वती पांडे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत सेकेंड पेपर में आ ही जाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अब पढ़ने के लिए क्या तरीका अपनाएं, तो तरीका अप्रोच तो वही है कि भाई एक बार तो आपको जनरल पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। और पढ़ने में एक चीज़ की ध्यान रखना चाहिए कि मुझे लगता है कि अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो मुश्किल से आप 2 महीने में जो है वो पूरा सिलेबस बढ़िया से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप उसका रिवीजन करिए। और 3-4 पॉइंट है। और एक, जैसे कुछ दिनों पहले एक गाना भी आया था कि ये जो यार मेरा कौन सा नशा करता है, हर एक से अब वफ़ा करता है। तो आपको ये नशा का तो गाने का तो मैं नहीं जान रहा हूँ कि किस सेंस में क्या कहा गया है, लेकिन आपको सिलेबस के हर एक यूनिट को जो है उससे वफ़ा करना होगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं और एक भी यूनिट आप छोड़ रहे हैं तो आप समझिए कि 150 क्वेश्चन में लगभग 140 से ही आप लड़ रहे हैं। क्योंकि 10 नंबर या 10 क्वेश्चन का एक यूनिट तो आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो सिलेबस का हर एक यूनिट पे उतना ही फोकस करिए। और आपके पास अभी समय भी है, मेरे हिसाब से अभी परीक्षाएं जो हैं, अभी तो कोई डेट आई नहीं है, जो मई जो दिसंबर 2020 का था और जिसको मई का वो मान के चला गया था। तो अभी आपके पास टाइम है। तो आप इन सब चीज़ों इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए कि हर एक यूनिट को आप समान महत्व दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। अब जैसे 1-2 यूनिट है हिंदी सेकंड पेपर में कि कहानी का जो यूनिट है, तो कहानियाँ आप पढ़ लीजिए। और उन कहानियों में जो प्रमुख पात्र हैं और कहानी किस विषय पे लिखी गई है, ये 2 चीज़ें अगर आपके कंफर्म है। उपन्यास में भी यही है, जो उपन्यास का यूनिट है या फिर संस्मरण, एक रेखाचित्र या जो भी है, उन सब में सारी चीज़ों में अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि किस विषय पे लिखा गया, मूल और कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं,
तो आपके इस यूनिट से सारे सवाल हल हो जाएंगे। ऐसे करके आप अपना सारा सिलेबस कवर जब कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो मैंने यही किया था कि सारी सिलेबस कवर करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर थे, उनको मैं एक नियत टाइम पे, जैसे 1 घंटा, अगर सेकंड पेपर की ही सिर्फ बात करें, अभी फर्स्ट पेपर पे भी मैं आऊँगा क्योंकि हिंदी माध्यम से, हिंदी सब्जेक्ट से जो नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं लोग, वो फर्स्ट पेपर से बहुत कतराते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन सेकंड पेपर की पहले बात कर लें तो इसमें सारे यूनिट, जब सारे सिलेबस आप कवर कर लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप एक टाइम लिमिट अगर सेट करके उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, अगर आप रोज़ एक सेट सॉल्व कीजिए कि आपको जब एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे, जो मेरे साथ भी हुआ कि मैंने इतना अधिक प्रैक्टिस किया था, खासकर सेकंड पेपर का और फर्स्ट पेपर का भी, कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो जो पेपर आया तो मुझे लगा कि जैसे मैं ये पहले सॉल्व कर चुका हूँ। और दूसरे ये कि टाइम भी आप देखते हैं, टाइम भी मैनेज हो जाता है आपका, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी भी विश्वविद्यालय जब हम एंट्रेंस देते हैं एमए का, तो चाहे डीयू का दिए, जेएनयू का दिए, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास टाइम भरपूर होता है। लेकिन वही जब हम नेट का पेपर देते हैं तो एक बार के लिए टाइम, अगर आप स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं है तो आप टाइम को लेकर फंस सकते हैं, या टाइम आपका कम पड़ सकता है, आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सारे बेसिक्स क्लियर कीजिए सेकंड पेपर के भी। जैसे अगर आपको इतिहास वाले सेक्शन में पूछा जाए कि मतलब रीतिकाल या आधुनिक काल या भक्ति काल, आदिकाल, या फिर इधर अगर कविताओं की जो धाराएं हैं, प्रगतिवाद, छायावाद, इन सब के बारे में आप मूलतः वो चीज़ें क्या हैं, उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं और क्या चीज़ें जो है उसमें किसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, किसको लेकर वाद शुरू हुआ था, ये सब चीज़ें जब आपकी क्लियर रहेंगी तो जो तर्क और अभिकथन के सवाल आते हैं वो आपके हल हो जाएंगे। क्योंकि वो बेसिकली हर यूनिट की जो हर वाद या फिर हर जो काल हैं उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, और या फिर उसका जो केंद्र में जो चीज़ें थी उसी को लेकर के तर्क और अभिकथन वाले सवाल बनते हैं। तो आप उस प्रवृत्तियों को क्लियर रखिए। या फिर जो विचारधारा वाला एक यूनिट है 5वां या 6वां, उसमें विचारधारा सबकी क्लियर रखिए कि मार्क्सवाद क्या है, अंबेडकर दर्शन क्या था, या गांधीवाद क्या था, या लोहिया का जो समाज दर्शन उसमें है। तो ये सब चीज़ें जब आपको बेसिक उसकी पता रहेंगी और मेन उसमें क्या कहा गया है, किस लिए जाना जाता था, तो ये अगर आपको पता होगा तो आप जो है वो तर्क और अभिकथन में आपके कुछ न कुछ सवाल जो है वो आ जाएंगे ऐसे कि आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो बहुत लोग मेरे पास ये सवाल लेके आए कि भैया तर्क और अभिकथन वाले सवाल नहीं हल हो पा रहे हैं और जो विचारधारा वाले सवाल हैं, तो उसमें यही है कि आप बेसिकली मेन प्रवृत्तियाँ, मेन चीज़ें उसमें कवर कीजिए, पढ़िए कि वो क्या है उसको। अब जैसे दृष्टि वाली बुक में वो वाला जो विचारधारा वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा दिया है, उसमें बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है, शॉर्ट में ही बढ़िया बताया गया है, और उससे क्वेश्चन अगर आप उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपके तर्क और अभिकथन के सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप उसको फॉलो कीजिए ही कीजिए कि बेसिक हर चीज़ का आपको पता हो। क्योंकि आप बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शनल जान के हम जो है वो पुराना पैटर्न जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की किताब से था वैसे आप रट के चले जाते हैं। फिर होता क्या है कि वो कई बार उसमें थ्योरी पूछ लेता है कि तर्क और अभिकथन में, तो आप चूँकि अब आप ध्यान से उतना बेसिक तो पढ़े नहीं, आपने ऊपर जो है वो फैक्ट तैयार कर लिए, तो जब थ्योरी वाले सवाल आते हैं तो फंस जाते हैं हम कि भाई अब क्या करें, ये तो हम पढ़े ही नहीं, ये तो जानकारी ही नहीं। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, आप लोग देखिएगा भी कि जो जून 2019 का पेपर था उस वाले पेपर में पूरा एक तरह से पैटर्न ही चेंज था। मुझे लगता है कि वो पिछले 3-4 सालों में एक सबसे टफ़ जो क्वेश्चन सेट था वो मुझे 2019 जून का लगा। वो आप एक बार देखिएगा तो उसमें क्या है, उसमें जो जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की किताब अच्छे से पढ़ी है या फिर नामवर जी की भी जो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ उससे भी कुछ सवाल थे। तो ये सब चीज़ें जब आपकी थोड़ी क्लियर थी, जिनकी क्लियर थी वो तो हल कर गए, लेकिन जो सिर्फ फैक्ट रट के गए थे उनके लिए मुश्किल हो गई। तो इसीलिए थोड़ी गहराई से पढ़ना, थोड़ी चीज़ों को जानना समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेपर में को लेकर तमाम भ्रांतियाँ होती हैं और बहुत लोग तो सॉल्व करके घर से या फिर पढ़ के जाते भी नहीं हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ के नहीं गए, उनका भी क्वालिफाई हो गया, तुक्का लग गया, फिर किस्मत काम की। तो ये सब फैक्टर भी हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसको भी पढ़ा जाए। अब सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है फर्स्ट पेपर की तैयारी के समय कि हमारे पास उतनी अच्छी किताबें हैं नहीं, हिंदी में अभी भी कमी है। दृष्टि की किताब है जो आई है, लेकिन उतनी अच्छी मुझे वो भी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो है वो
पिछले साल के पेपर को कंपाइल किया है और चीज़ें की हैं। हालांकि ठीक है, अच्छा है किताब वो भी, लेकिन सबसे ज़रूरी और जो ट्रांसलेटेड हैं, कई किताब मार्केट में हैं जो ट्रांसलेटेड हैं, उनमें भी दिक्कत आती है क्योंकि भाषा जो है वो मशीनी भाषा हो जाती है, फिर हमें दिक्कत होती है उसको समझने में। हिंदी वाले ही हिंदी नहीं समझ पाते हैं उसकी, तो ये एक कठिन चीज़ हो जाती है कि भाई कैसे पढ़ें। तो उसके लिए ये है कि उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि हर एक यूनिट का आप हर एक यूनिट को ध्यान दें, हर एक यूनिट पे ध्यान दें, खासकर सारे यूनिट को पढ़ें, देखें, समझें, उस पे मेहनत करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे 2019 की जो सेट की मैंने बात की जून वाले में, उसमें सेकंड पेपर टफ़ आ गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब सेकंड पेपर आपकी कमांड था, आप उस पर कॉन्फिडेंस था, वो ऐसा घुमा के पेपर पूछ दिया या थोड़ा टेक्निकल पूछ दिया जिसमें आप सॉल्व नहीं ढंग से कर पाए, और फर्स्ट पेपर आपने पढ़ाई ही नहीं की ढंग से, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे समय में आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा और आप जो है वो निश्चित ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे JRF का जो एग्ज़ाम, JRF की जो कट ऑफ होती है उसको। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि हर जो यूनिट का है वो बेसिक समझा जाए, जो आँख कान नाक जिसको कहते हैं वो खोल के पढ़ा जाए उसको, तो वो समझ में आएगा। जैसे शुरुआती चैप्टर जो टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसमें क्या है बेसिकली, उसमें जो है वो एक पैटर्न है, एक सेट है जिसको आपको पकड़ना होगा, जिसको आपको पढ़ना होगा। हर एक चीज़ में जो जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसका कोई ना कोई जिसको कहते हैं सार तत्व है या फिर केंद्रीय भाव है, उसको आपको पकड़ना होगा कि इसमें अगर ये टॉपिक है या फिर क्या है कि जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो जो मूल्यांकन की पद्धतियाँ होती हैं, निर्माणात्मक या योगात्मक या भी जो भी 4 तरह की पद्धतियाँ होती हैं, तो उसमें क्या है कि हमें निर्माणात्मक समझना पड़ेगा कि ये पद्धति है क्या। ऐसे ही अन्य टॉपिक जो हैं जैसे शोध की जो पूरी प्रोसेस होता है, शोध प्रक्रिया में कैसे चरणबद्ध तरीके से चलता है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए यही होगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप हर एक टॉपिक का बेसिक समझिए कि ये टॉपिक है तो इसमें एक कोई ना कोई ट्रिकी वर्ड होगा या फिर कोई ना कोई एक लाइन की थ्योरी होगी उनकी, उसको जब आप समझेंगे और उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे हो रहा है, कि कैसे ये सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कैसे पूछा जा रहा है प्रश्न। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें। तो इसके लिए यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं जिसको मैं खास करके अनअकैडमी के वीडियोस भी हैं, उसको भी देख सकते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट पे अलग अलग हैं चीज़ें, 10-10 मिनट की। और एक हिंदी में भी अजय चौधरी का चैनल है, हालांकि वो 2018 पहले का है, लेकिन उससे आपको बेसिक समझने में मदद मिलेगी ये चीज़। तो शोध और शिक्षण, शोध, अभिवृत्ति, शिक्षण और कम्युनिकेशन, और ये सब सारे जो चैप्टर हैं ये 3-4 शुरू के, उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप उसके कोई भी टॉपिक हो तो उसको एक लाइन में समझिए उस टॉपिक के बारे में, या उस विशेष टिप्पणी जो उसमें दी रहती है उसको समझिए, तभी हो पाएगा, तभी आप बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे, प्लस उसका प्रैक्टिस रहे। हाँ, और दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी उसमें एक और चीज़ आती है कि आप हर एक टर्मिनोलॉजी का, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसकी इंग्लिश का भी नॉलेज रखिए। जैसे मैंने मूल्यांकन के या इवैल्यूएशन की ही देखी है, तो इवैल्यूएशन के लिए भी देखिए, तो जैसा मैंने बात किया, हिंदी में एक शब्द है निर्माणात्मक मूल्यांकन, एक उसका प्रकार है। अब आप अपनी जिस बुक में पढ़े उसमें निर्माणात्मक दिया है, और जब वहाँ गए तो वहाँ ट्रांसलेटेड जो है वो रचनात्मक आ गया, या फिर कोई और एक और नाम है इसका, आंतरिक मूल्यांकन आ गया, तो आप वहाँ फंस जाएंगे कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। आप कंफ्यूज करने लगेंगे, आपको कन्फ्यूजन होने लगेगी कि कैसे सॉल्व करें अब इसको। हाँ, तो दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि हर एक टर्मिनोलॉजी का जो है, हर एक शीर्षक का जो है, हर एक जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानिए। भले ही आपको हिंदी मीडियम में देना है या हिंदी पढ़ के ही देना है, या आपकी भाषा जो है वो हिंदी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कई बार क्या होता है कि आप जो है वो पढ़ के, जिस बुक से आप पढ़े हैं उस बुक में उस प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के लिए कोई और शब्द है, और वहाँ गए तो हिंदी में ही शब्द बदल गया। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया भी कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। अब आप अगर यहाँ पे निर्माणात्मक पढ़ के गए, वहाँ पे जो है वो रचनात्मक आ गया, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, उसकी जो इंग्लिश है, इसको भी जानें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड वही रहता है। हिंदी में तमाम उसके पर्यायवाची जिसको कह सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड वही रहता है। तो वो आप जब जानते रहेंगे तो आसानी से वहाँ आप समझ जाएंगे कि क्या है, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पेपर में ये एक ज़रूरी चीज़ है कि पहले तो ये कि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक जानते रहिए हर एक यूनिट का। दूसरे, उसको आप कैसे जान सकते हैं, अगर आप बुक से समझ लें तो सही है, नहीं तो फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ अनअकैडमी के काफ़ी, अर्पिता करवा के वीडियोज़ हैं जिससे मैंने पढ़ी थी। जो मैं पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ, अजय चौधरी के वीडियोज़ थे, उस वीडियो से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी।
और भी तमाम तरह के वीडियोज़ हैं। अब तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे आ गए हैं जिस पे आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वो बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनसे सफल ही हो जाएंगे आप, लेकिन आप अगर आपके इच्छा पे आप अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी फर्स्ट पेपर में ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़रूर जानिए हर एक टॉपिक का, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जो रीजनल और रीजनिंग और ये सब जो चैप्टर आते हैं, उन सब चैप्टर, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आता है, ये सब सारे जो चैप्टर्स आते हैं उनमें अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं, आप नहीं जानते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, या फिर कैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, तो आपको निश्चित है मुश्किल आएगी, आप फंस जाएंगे। क्योंकि इंडियन लॉजिक जो है वो हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले शायद जोड़ा गया सिलेबस में, और खासकर पिछले जो जिस बार मैंने दिया था जून 2020 वाले में, उसके पिछले उस समय उसमें भी तमाम एग्ज़ाम्स में जो है अन्य सब्जेक्ट के, उसमें फ़र्स्ट पेपर में इंडियन लॉजिक से सवाल पूछे गए थे। तो और मैंने जो पेपर सेट सॉल्व किया था, या फिर जो जिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ, उस पेपर में भी इंडियन लॉजिक से सवाल थे। तो आप इंडियन लॉजिक को ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें 6-7 टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें फ़र्स्ट पेपर के लिए, प्लस जो भी आपका ये जो लोक पर्यावरण और ये सब चीज़ें हैं, या फिर जो हायर एजुकेशन वाला यूनिट है, वो सब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अब करंट से पूछी जा रही हैं, करंट से उसको रिलेट करके पूछ रहे हैं। ये नहीं कि पहले जो ऐसा होता था कि कोठारी आयोग की स्थापना कैसे, ऐसे एक वर्ड में नहीं पूछ रहे हैं। अब जो नई नीतियां सरकार लागू कर रही हैं, लागू कर रही है हायर एजुकेशन में, जो परिवर्तन हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत पीछे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादातर चीज़ों को करंट से जोड़ के देखें। यही पर्यावरण में जो जय पर्यावरण, लोग और ये वाला जो चैप्टर है, उसके लिए भी मैं यही सुझाव दूंगा कि आप उसको करंट में जो चीज़ें हैं, जो सरकार जिसके लिए प्रयास करती है या फिर जो नई नीतियां लाती है, उसको आप जाने समझे तो वो कर सकते हैं सॉल्व। तो ये तो हो गया फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर से आप डरे नहीं, बस अपना कॉमन सेंस जो है वो कॉमन सेंस से सॉल्व करें और उसको बढ़िया से एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लें, तो आप आसानी से फर्स्ट पेपर में जो है वो 30+ या 35+ स्कोर कर सकते हैं। तो ये हुआ। और दूसरी चीज़ जो, अब अगर हिंदी में एक बार और लौट के हम वापस आएँ हिंदी वाले सेक्शन में, तो 100 नंबर का जो 100 क्वेश्चन के जो पेपर हैं, उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, फोकस तो आपको हिंदी पे रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भले ही फर्स्ट पेपर की कितनी भी आप तैयारी अच्छे से किए रहें, लेकिन एक पल के लिए अगर आपको ऐसा मान लीजिए पूछ दिया जो नीतियाँ आप जानते ही नहीं हैं, या फिर थोड़ा घुमावदार पूछ दिया, या फिर कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन ही आपको थोड़े टफ पूछ दिए, तब तो आप फंस सकते हैं। तो सेकंड पेपर तो आपको मजबूत रखना ही है, इसमें सोचना नहीं है। और जो चीज़ें मैंने पहले बताई कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो मैंने फॉलो किया एग्ज़ाम में, मैंने पहले जो है वो सेकंड पेपर ही सॉल्व किया था। तो आप अगर फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं फर्स्ट, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले सेकंड पेपर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होता है कि एक तो अगर आप कम समय में सॉल्व कर लिए तो आपके पास टाइम भी बचा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। अगर आपको वो सवाल आता है तो फिर आप आराम से फर्स्ट पेपर कर सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट पेपर में कई बार चीज़ें जो है वो थोड़ी टफ रहती हैं, तो आप उसको समझने में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप पता चला 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे दे दिए फर्स्ट पेपर को, और सेकंड में आप 1 घंटे में किए, तो फिर जो आप जानते हैं वो भी नहीं आप सॉल्व कर पाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने फॉलो की थी। और आप भी जो है वो मेरे अगर अनुभव से जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी, जो मैंने किया था, वही मैंने आपको बताया है। और कोई ख़ास चीज़ कोई ख़ास ऐसा मैंने ऐड नहीं किया है कि जो बेसिक जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। जो मेरी मेहनत थी, जैसा मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो बातें ध्यान रखी थी, उसको मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप तक ये बात इसलिए पहुंचाई ताकि अगर आप इससे कुछ आपकी हेल्प हो पाए, आपकी कुछ मदद हो पाए, आप क्वालिफ़ाई करने में आसानी हो, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नॉर्मली बता दिया मैंने, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे। बाकी आप सभी लोगों को अब आपके आने वाले एग्ज़ाम जो हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी सफल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।